हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। आप सभी का स्वागत है इस वीक के इकॉनमी दिस वीक के अंदर। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट इकॉनमी रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। एंड आई होप आपको इकॉनमी थोड़ी सी आसान लगने लगी होगी, जैसा कि पहले थोड़ा शायद दिक्कत आती थी, अब टफ शायद नहीं लग रही होगी। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क रहेंगे। मुझे आप कमेंट्स में बताना इनका आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली जैसा कि हम करते हैं, फिर इनको नेक्स्ट वीक हम डिस्कस कर ही लेंगे। पहला हमारा जो मुद्दा है दैट इज ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिले थे। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि आखिर ये जो रिपोर्ट होती है इसको रिलीज करता कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यही है। तो एक्चुअल में इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है यूएन सीटैड के द्वारा। ये क्या होता है? ये स्टैंड करता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। गेटिंग इट? गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर डब्ल्यूटीओ होगा, ट्रेड के साथ लिंक्ड है, नहीं। यहाँ पर हमारा आंसर यूएनसीटेड रहेगा। तो इसके द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड मतलब ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज करी जाती है, ठीक है। थोड़ा सा रिपोर्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यूएनसीटेड के बारे में जान लेते हैं। देखो यूएनसीटेड का ना, पहली बात तो ये समझो ये क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। तो कल को यूपीएससी आपको बोले कि एक एनजीओ है, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा? यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कब? 1964 के अंदर। साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यूएन सीटैड के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। एक बात और भी आप देख पाओगे कि यूएन सीटैड के आखिर मेंबर्स कितने हैं। तो देखो टोटल ना इसके 195 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बात पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ना यूएन सीटैड की रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आती हैं, पर एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तो यही है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। रिपोर्ट में फिर से बता रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट 9-10 आती हैं टोटल, पर दो रिपोर्ट्स अपने आप में बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट और दूसरी कौन सी है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो दोनों रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं। तो ये तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी हमारी यूएन सीटेड के बारे में कि आखिर ये करती क्या है, मतलब कि इसका बेसिक आइडिया क्या है, करती क्या है ये देखो कहीं ना कोशिश करती है कि फॉर एग्जाम्पल नाम में ही है ना थोड़ा ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो फोकस इसका उसी के ऊपर है। दुनिया भर में ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे कहीं ना कहीं स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ पर किस तरह के सुधार लेकर आ सकते हैं ट्रेड के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, फाइनेंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, कैसे इन सभी को यूज़ करना है ताकि कहीं ना कहीं जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है हम उसको अचीव कर पाएं, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है हम उसको अचीव कर पाएं। तो इसका काम एक्चुअल में उस डायरेक्शन में वर्क करता है। यूएनजीए ने स्टैब्लिश किया था, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। तो ये हो गया एक बेसिक आइडिया हमारा यूएन सीटेड के बारे में। तो अभी सर जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या लिखा हुआ है? देखो उसमें लिखा गया है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है ना, वो 2.4% से ग्रो करेगी इस साल के अंदर। तो ये कुछ इनकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है ना। प्लस इन्होंने थोड़ा सा कंसर्न जाहिर किया है कि जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारी देशों के ऊपर ना बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है। जैसे आजकल आप देख भी रहे हो ना, स्पेशली चाइना की अगर हम बात करें, ऐसा रिपोर्ट ने नहीं कहा, पर चाइना की आप देखते हो ना डेट ट्रैप पॉलिसी के बारे में, कई बार इतना ज्यादा कर्जा दे देते हैं कहीं ना कहीं फिर श्रीलंका जैसे हालत हो जाते हैं या और कंट्रीज जैसे हालत हो जाते हैं। तो ये काफी कंसर्न है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें इन्होंने यहाँ पे बात करी है। इंडिया के बारे में इन्होंने बात करी है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 6.6% से ग्रो करेगी, फिर बाद में वो 6.2% के ऊपर चली जाएगी। बहुत ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, पर इन्होंने इंडिया के बारे में ना एक जो मुद्दा रेज किया है, वो मतलब एक्चुअली में दो मुद्दे इन्होंने रेज किए हैं। एक बात करी है अनएम्प्लॉयमेंट की, कि इंडिया में जो बेरोजगारी है और जो इनइक्वालिटी है, जो आप देखते हो ना कि बेसिकली अमीर और गरीब के बीच में, इनके बीच का जो फर्क है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट्स भी हमने बहुत बार यहाँ पे चर्चा करी है। तो ये सब चीजें ना थोड़ी चिंताजनक है कि अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हाई है और इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो दोनों चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे टैकल करने की यहाँ पे जरूरत है। ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, यहाँ पर ऐसा यूएन सीटेड ने हमें बताया है। एंड एट द सेम टाइम फोकस ना दोनों चीजों पे होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट बोलती है कि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करे प्लस एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आकर करे। तब हम कहीं ना हमारा जो एक्सटर्नल सेक्टर है हम उसको ग्रो कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है। आई होप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यूएनसीटेड के बारे में एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में आप समझ गए होंगे। गेटिंग इट? अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डेट सिचुएशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। देखो थोड़ा सा इस मुद्दे को ना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जैसे आप यहाँ पे नोट कर पाओगे ना, कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐसा बताया गया कि पंजाब का जो कर्जा है ना वो 47,000 करोड़ से बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया पिछले। एक्चुअल में क्या हुआ ना, आई थिंक मार्च की बात है, मार्च 2022 में ना पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई थी। ऐसा बताया गया है कि जब से ये सरकार आई है, मतलब 1.5 साल जो हुआ है, ठीक है, मैं किसी सरकार के अगेंस्ट को कुछ बोलना नहीं चाहता, बट इन्होंने ऐसा, हिंदू ने ऐसा लिखा है, तो मैं वही यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 1.5 साल के अंदर क्या हुआ है ना, 47,000 करोड़ कर्जा बढ़ गया है पंजाब की सरकार के ऊपर। और ये अपने आप में काफी चिंताजनक बात है, ठीक है ना। एक्चुअल में हुआ क्या था ना कि अभी जो पंजाब और जो पंजाब के सीएम है और जो पंजाब के गवर्नर है, आप जानते हो थोड़ा सा ना इनके बीच में बनती नहीं है, ठीक है ना। तो पंजाब के गवर्नर ने सीएम को पूछा था कि आप जो कर्जा ले रहे हो उसका क्या यूज कर रहे हो। तो अब पंजाब के सीएम ने उनका रिवर्ट किया, उनका आंसर दिया है और उन्होंने बोला है कि हाँ हमने ये कर्जा लिया है, इनको इन जगह पे यूज किया है। और इन्होंने ये बताया कि इतना ज्यादा हमारे पास अब कर्जा हो चुका है। तो टोटल कर्जा अगर आप देखोगे ना वो 3.27 लाख करोड़ हो चुका है, और जो अपने आप में एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, राइट। अब थोड़ा इसको ना थोड़ा और हम समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि आखिर ये डेट सिचुएशन ऑफ द स्टेट्स आखिर इतनी खराब क्यों है। और ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, यहाँ मैं बहुत सारी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझना कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कर रहा हूँ, नहीं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में काफी ना काफी कुछ इश्यूज हैं, तो इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअल में ना एक चीज होती है, एक चीज होती है वेलफेयर, एक चीज होती है फ्रीबी। टेक्निकली ना इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर कैसे आप चीज़ों को यूज़ करते हो वो फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान, मतलब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जैसे कोई गवर्नमेंट लेट से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है, ठीक है ना, बच्चों को फ्री में एजुकेशन हो गया या कुछ भी इस तरह की चीज़ प्रोवाइड करती है, तो कहीं ना कहीं ये ना वेलफेयर का एक तरीका है। कुछ कोई सरकार है जो हेल्थ के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, काफी लोग उनकी तारीफ करते हैं। राजस्थान की जो हेल्थ स्कीम है उसकी लोग तारीफ करते हैं। आयुष्मान भारत के अंदर ऑल्दो कुछ खामियां हैं बट कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करी जाती है। तो ये सारी जो कुछ स्कीम्स है ना, ये लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने के अंदर हेल्प करती हैं। गेटिंग इट? तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारे काम ना हम कुछ हद तक वेलफेयर के अंदर कंसिडर करेंगे, राइट। पर बहुत सारी ना चीजें फ्रीबीज के अंदर आ जाती हैं। एक्चुअल में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। काफी बार क्या होता है ना, इलेक्शंस आ जाते हैं और इलेक्शन जीतने के चक्कर में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत सारी चीजें प्रमोट कर देती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मान लो ना कि फ्री में सब कुछ दे दिया, फ्री में पानी, फ्री में बिजली। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्री में बिजली देना गलत है, ठीक है, वो अलग मुद्दा है। बट पॉइंट आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर ना जब हम लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, तो इसके ना हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लंबे टाइम तक अगर आप नोटिस करोगे, अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों की एजुकेशन अच्छी होगी, तो वो कई सालों तक हमें रिवॉर्ड्स देंगे। पर काफी सारी चीजें ऐसी मानी जाती हैं कि ना आप ना बस लोगों को खुश करने के लिए चीजें दे रहे हो। काफी बार ना इलेक्शंस के अंदर ऐसा बोला जाता है कि आप हमें वोट दो, हम आपको फ्री में सिलेंडर दे देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में ये कर देंगे, फ्री में वो कर देंगे। यहाँ पर हो पता क्या रहा है, काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं कि बहुत सारा आपको पैसा खर्च करना पड़ता है एंड कहीं ना कहीं वो सब्सिडीज वायबल नहीं होती। सब्सिडी अपने आप में देना गलत बात नहीं है, पर आप खुद ये भी तो देखो कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है। आप कर क्या रहे हो? अदरवाइज अदरवाइज आप ये कर रहे हो कि आप कर्जा लिए जा रहे हो, फिर कहीं ना कहीं उससे लोगों को खुश कर रहे हो, और ये कर्जा जब वापस करना आएगा आप उसके लिए एक और कर्जा लिए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। इनको बोलते हैं फ्रीबीज, कि जब चीजें जो सब्सिडीज हैं आपकी अनवायबल बन जाती है ना, दोज आर रेफर टू व्हाट, दोज आर रेफर टू फ्रीबीज। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो मैं बोल रहा था कि फ्री बिजली हो गया, फ्री पानी हो गया, या 500 रुपए अकाउंट के अंदर हो गया, या फ्री सिलेंडर हो गया, ये वर्ड्स मेरे नहीं है। ये आप आरबीआई की पिछले साल की रिपोर्ट उठा के देख लो, उन्होंने यहाँ पर फ्रीबीज के अंदर ये वाले एग्जाम्पल दिए हैं। अब आप ये मत सोचना कि सर इस पार्टी के अगेंस्ट है, नहीं। ये आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है पिछले साल की, उसने ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं फ्रीबी के अंदर। गेटिंग द पॉइंट? चलो ठीक है। अब समझते हैं कि आखिर जो हालत खराब है या फिर ये जो फ्रीबी कल्चर है, इससे नुकसान क्या होते हैं। देखो नुकसान ये होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो डेट बर्डन है ना वो अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राजस्थान के अंदर ना लगभग 39% जो कहीं ना कहीं जो है वो डेट बर्डन है उनके ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। एट द सेम टाइम आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
इंटरेस्ट कॉस्ट का मतलब क्या? देखो अगर आपने कहीं से कर्जा लिया हुआ है तो कर्ज को चुकाना तो पड़ेगा ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अभी क्या हुआ है ना, ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी लगभग 35,000 करोड़ से भी ज्यादा जो पैसा था ना, ध्यान से समझना, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा जो रुपीस थे वो पिछले साल कर्ज के ऊपर दे दिया। मतलब बेसिकली 35,000 में से 15,000 करोड़ लगभग दिया किसके ऊपर, जो प्रिंसिपल वापस रीपे करने के अंदर, और 20,000 करोड़ का तो इंटरेस्ट हो गया इसके ऊपर। तो आप नोटिस कर रहे हो 35,000 करोड़ तो ऐसे ही साइड में हो गया पैसा, क्योंकि कर्ज इतना ज्यादा हो रखा है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके सामने हरियाणा की, हरियाणा के केस में 21% जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब जो आपका रिसिप्ट थी, इनके पास रेवेन्यू रिसिप्ट थी, उसका 21% तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही चला गया। तो इंटरेस्ट कॉस्ट ही इतना ज्यादा हो जाएगा, तो बाकी बचेगा क्या उनके हाथ में। ऊपर से अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे अभी हमने श्रीलंका के अंदर देखा, जब इस तरह की आप पॉपुलिस्ट मेजर्स लेकर आते हो कि लोगों को खुश करने के लिए, या फिर लोक लुभावन पॉलिसीज लेकर आते हो और उनका कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं होता, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिजास्टर्स होते हैं, जैसा हमने श्रीलंका के केस में देखने को मिला भी था। एट द सेम टाइम ना कई बार क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ कि अपना ये फार्म लोन वेवर्स की। देखो फिर से मैं बता दूं, मैं फार्म लोन वेवर के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। पर कई बार पता क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अभी कुछ जगह पे इलेक्शन आने वाले हैं, कुछ जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या और राजस्थान हो गया। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे क्या बोले कि भैया आप हमें वोट कर दो, हम आपके सारा कर्जा माफ कर देंगे। हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। अब इससे दिक्कत पता क्या आती है फार्म लोन वेवर इस तरह से करने से, जैसे मान लो दो लोग हैं ये, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, ए और बी मान लो दो लोग हैं, ठीक है। अब सरकार ने बोला या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। तो एक्चुअल में होगा पता क्या, लेट से ए वाला किसान ना काफी गरीब किसान था, इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और एक्चुअल में पैसा रिटर्न कर ही नहीं सकता था। तो ये अच्छी बात है कि चलो इसका कर्ज माफ कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है, ये भाई साहब थोड़ा अब सिचुएशन इनकी ठीक हो जाएगी। पर लेट से जो बी किसान था, ये अच्छा खासा किसान था, इसके पास अच्छे खासे पैसे थे। अब इसको पता लगता है यार इलेक्शन आने वाले हैं, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी माफ कर देगी कर्जा। तो पता क्या था, ये पैसा वापस कर सकता था अपना, पर इसको क्या पता लगा, इसको पता लगा कि यार कर्जा तो माफ हो जाएगा। तो इसने छोड़ा, इसने सोचा कि यार छोड़ो यार, मैं नहीं कर्जा माफ कर रहा, मतलब कर्जा वापस नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो, जब इस तरह के फार्म लोन वेवर्स होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं पुअर क्रेडिट कल्चर यहाँ पर प्रमोट होता है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है। समझ पा रहे हो कि जरूरत इसको थी किसान को, पर आपने इसका भी कर्जा माफ कर दिया, ये कर्जा वापस कर सकता था पर इसने नहीं किया। तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। बाकी देखो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं हमारे ना जब फ्रीबी कल्चर के अंदर हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं, और हमारे जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं हम सिर्फ उनके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये सारे कुछ कंसर्न्स हैं जो हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू जो फ्रीबी कल्चर होता है, ठीक है ना। तो पंजाब के केस में भी देखो जो इतना ज्यादा कर्ज देखने को मिला है, उसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक पंजाब के अंदर जहां तक मुझे याद है 300 यूनिट तक की बिजली फ्री है, ठीक है ना। ऊपर से अगर आप नोट करोगे जो वहां पे महिलाओं को आई थिंक कुछ पैसे दिए जाते हैं हर मंथ, आई एम नॉट श्योर अमाउंट द अमाउंट, बट या तो 1,000 रुपया या 500 रुपया, इस तरह से हर महीने महिलाओं को पैसा दिया जाता है। तो इस तरह से हो क्या रहा है ना कि कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सरकार यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, यहाँ पर सारी की सारी सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो पिछले 20 साल की अगर हम बात करेंगे ना, 2002 से लेकर पंजाब में 2023 तक, तो यहाँ पर सारी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की मतलब बीजेपी और जो वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल है वो दोनों मिलकर आती हैं। तो सारी सरकारों ने ही इस तरह से काम किया है कि इतना ज्यादा कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे पिछले 20 साल के अंदर जो कर्ज था ना वो लगभग 10 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर कोई एक सरकार की मैं वो नहीं कर रहा, पर सारी सरकारें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक्चुअल में फोकस ना हमें इकोनॉमी के ऊपर करना चाहिए कि फोकस, हाँ लोगों की डेवलपमेंट करनी है डेफिनेटली, उसमें कोई शक की बात नहीं है, बट साथ ही साथ हमें फोकस करना चाहिए सर जो स्टेट की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर ना एक बात जो बताई जा रही है इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि कुछ चीजें पंजाब की सिचुएशन को बेहतर करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं। सर वो क्या चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी सेंटर है ना वो काफी सारी स्टेट्स को स्पेशल पैकेज देती है कई बार, ठीक है ना। तो अगर सेंटर हमारा पंजाब की गवर्नमेंट को इस तरह से एक स्पेशल पैकेज दे दे तो वो एक अच्छी बात होगी। एट द सेम टाइम जो देखो अगर सरकार को, पंजाब की सरकार को बहुत सारा पैसा वापस करना है, डेट रिपेमेंट करनी है, अगर कुछ सालों के लिए इसके लिए ऊपर मॉरेटोरियम लगा दिया जाए, मान लो 5 साल के लिए बोला जाए कि आपको अभी 5 साल के लिए कोई कर्ज वापस नहीं करना, उसके बाद आप करना, तो इस तरह का ये जो मॉरेटोरियम है, एक तरह का रोक लगाना, ये भी यहाँ पर हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आप नोटिस करोगे
पंजाब के ना बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर है, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, यूके के अंदर काम कर रहे हो सकते हैं। तो जो पंजाब का जो डायस्पोरा है, अगर हम उसके थ्रू कोशिश करें पंजाब के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अपने आप में वो डेवलपमेंट को और प्रमोट करेगा, ऑलरेडी करते भी हैं पर इसको और भी हम प्रमोट किया जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्राउडिंग इन। क्राउडिंग इन का मतलब क्या होता है कि अगर सरकार किसी चीज के ऊपर पैसा खर्च कर रही है ना, तो प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे उनके साथ मिलजुल कर काम करता है वहां की डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह से जरूरत है हम यहाँ पर फोकस करें इन सभी मुद्दों के ऊपर, ताकि बेसिस के ऊपर हम जो पंजाब की सिचुएशन है या फिर जो इंडिया के अंदर और अलग अलग स्टेट्स की ये खराब सिचुएशन है, इसको हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज होगा क्या कि बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर कर्जा एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उनको फिर सारा ही पैसा उसी में वापस करना पड़ेगा जो डेट पेमेंट के लिए पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये ना एक स्टेट की बात नहीं है, आप बाकी स्टेट्स में भी देखो, आप बिहार का भी देख सकते हो, केरला में भी अलग कंसर्न चल रहे हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर भी कुछ कंसर्न हैं। तो बहुत सारी स्टेट्स इस तरह से काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी खराब है। तो इन सिचुएशन को ठीक करने का यही तरीका है कि आरबीआई जो कुछ पॉलिसीज बनाती हैं, कहीं ना कहीं हम उनको यहाँ पे देखें, एंड एट द सेम टाइम हम फोकस करें कि फोकस होना चाहिए लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे हम कई बार बात करते हैं ना, जो फोकस करें हम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, है ना। आप जानते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब, कहीं ना कहीं सड़कें बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, ठीक है ना, इस तरह की चीजें बनाएं। इसका लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस ज्यादा है वेयर एज फ्रीबीज देने के ऊपर। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए थी विद रिगार्ड्स टू पंजाब। और अदरवाइज ना डायरेक्ट क्वेश्चन पंजाब के ऊपर नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि स्टेट्स की जो सिचुएशन है वो खराब है। तो वहां पर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना, जो नेगेटिव्स ऑफ फ्रीबी कल्चर के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा था यहाँ पे, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। काफी अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, कुछ मैंने आपके साथ डेटा पॉइंट्स भी यहाँ पे शेयर किए हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हो। श्रीलंका वाला एग्जांपल बता सकते हो, फार्म लोन वेवर्स का एग्जांपल यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको मेंस का आंसर लिखने में हेल्प कर सकती हैं, राइट। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अभी क्या हुआ है ना, पर हमारी सरकार के द्वारा ना जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 200 रुपए तक की सब्सिडी दी जाती थी। अब उसके अंदर 100 रुपए का और इजाफा कर दिया गया है। अब ये सब्सिडी कितनी हो गई है? 300 रुपए की हो चुकी है। चलो ठीक है, अब थोड़ा स्कीम के बारे में समझते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहली बात तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ध्यान रखना, ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। बहुत सारे बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई कहता है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आएगी, कोई कहता है इसके अंदर आएगी। नहीं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो एलपीजी कनेक्शंस हैं, ठीक है ना, वो जो महिलाओं को दिए जाते हैं, महिलाओं के नाम के अंदर होते हैं, जो कि बीपीएल हाउस होल्ड से हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हमारा ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई थी 2016 के अंदर। उस टाइम इसका क्या था, उस टाइम हमने इसका फर्स्ट फेज लेकर आए थे, एंड हमारी कोशिश थी कि 8 करोड़ लोगों तक पहुंचे हम 2020 तक। तो ये हमारे पहली फेज का टारगेट था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में हमने इसका फेज 2 लेकर आए, ठीक है ना, 2021-22 के अंदर। वहां पर हमने कहा कि 1 करोड़ हम और एलपीजी कनेक्शंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो माइग्रेंट फैमिलीज हैं इनके ऊपर स्पेशल फोकस दिया गया। तो आज के टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे ना, तो लगभग 9.6 करोड़ के आसपास लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। तो यहाँ पर ना एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी एडल्ट महिलाएं होती हैं, जो एडल्ट वुमेन होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जैसे बीपीएल तो है ही है, उसके अलावा भी अगर आप देखोगे जो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड हो गए, जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस होगी, अंत्योदय अन्न योजना के बारे में आप जानते होंगे, जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं। इसके अलावा भी और एक्सपेंड किया हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए हमने एक्सपेंड कर दिया है। टी वाले जो टी ट्राइब्स होती हैं, जो गार्डन ट्राइब्स होती हैं, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जो आइलैंड्स या रिवर आइलैंड्स के अंदर रहते हैं, ये सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर चुके हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो कनेक्शन होगा ना, वो किसके नाम के ऊपर होगा? वो महिला के नाम के ऊपर होगा। तो ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी था। बाकी अगर आप नोटिस करो, कहीं ना कहीं इसके जो वुमेन हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है, क्योंकि अब चूल्हे के ऊपर खाना नहीं बनाना पड़ रहा, मतलब समझ रहे हो कि उतना धुएं के अंदर खाना नहीं बनाना पड़ता। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सर बेनिफिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं? देखो बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर ना एक तरह की कैश असिस्टेंस दी जाती है 1600 रुपए तक की, गेटिंग इट। तो सरकार यहाँ पे कैश असिस्टेंस देती है, प्लस एट द सेम टाइम जो फर्स्ट एलपीजी जो रिफिल होना होता है वो बिल्कुल फ्री होता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए। एंड साथ ही साथ जो स्टोव होता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। जो कनेक्शन होता है वो डिपॉजिट फ्री यहाँ पे दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कह सकते हैं कि सर एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं है, आप कह तो देते हो, पर देखो एग्जाम में वो यही चीज पूछेगा, ठीक है ना, कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग हो सकती है, पर स्कीम के अंदर तो ये सारी चीजें बता रखी हैं कि हाँ, स्टोव हो गया,
फर्स्ट एलपीजी रिफिल हो गया, डिपॉजिट फ्री कनेक्शन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड साथ ही साथ वो जो होता है कि साल के अंदर आप अगर 12 रिफिल करते हो तो आपको जो 200 रुपए तक की सब्सिडी थी अब वो बढ़ाकर 300 रुपए तक की सब्सिडी कर दी गई है। ये फर्क सारे आपको पता होने चाहिए। गेटिंग इट? थोड़ा सा ये तो चलो बेनिफिट्स हैं, पर क्रिटिकल एनालिसिस हमें ये बताता है एक्चुअल में होता क्या है ना कि पहली बार तो सिलेंडर वगैरह ले लिया जाता है पर उसको रिफिल नहीं करवाया जाता। ये एक मेजर कंसर्न गवर्नमेंट ने ही स्टडी कंडक्ट करी थी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर, उसमें यही पाया गया था कि एक बार हमने ले तो लिया पर कहीं ना बाद में उसको कंटिन्यू नहीं रखा जाता। तो जिस वजह से हम ये स्कीम को लेकर आए थे कि लोगों की जो महिलाओं की जो हालत है हम उसको बेहतर करना चाहते थे, वो काफी हद तक पूरी तरह से सक्सेसफुल हम नहीं मान सकते। ऐसा सरकार की खुद के सर्वेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो अभी क्या हुआ था, इसको फर्दर एक्सपेंड भी किया गया है 23-24 वाले के अंदर ही कि अगले 2 साल के अंदर हम 75 लाख और लोगों को ऐड इसके अंदर करेंगे। ऐसा नया टारगेट हमारे सामने आ चुका है। तो ये कुछ फर्क यहाँ पे हमें पता होने चाहिए और ये स्कीम क्या थी वो सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। नेक्स्ट एक और छोटी सी स्कीम है पीएम स्वनिधि स्कीम। देखो अभी क्या हुआ है ना, पीएम स्वनिधि स्कीम ने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर कर लिया गया है। तो ये थोड़ा सा स्कीम के बारे में हमारे जानना इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो ठीक है, इसके बारे में क्विकली पढ़ लेते हैं। पहली बात तो वही सेम चीज कि कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है सर, ये बात चलो समझ आई। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में देनी है कि आखिर ये है क्या। देखो यहाँ पे ना इसका फुल फॉर्म समझने की कोशिश करना, पीएम स्वनिधि की। ये देखो ऐसे लिखा है ना, SVAN। SVAN का मतलब क्या होता है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। निधि का मतलब होता है फंड। अब यहाँ पे क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब क्या होता है? देखो आप लोग ना कई बार जैसे अपने आसपास देखते होंगे कोई हॉकर है, कोई बेचने की, जैसे कोई कोई जैसे चाय बेच रहा है, कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई वेजिटेबल्स बेच रहा है, कोई स्टेशनरी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई नाई है, कोई कॉबलर है, कोई पान शॉप वाला बंदा है, कोई लॉन्ड्री सर्विस वाला बंदा है। ये सारे के सारे यहाँ पे हमारे स्ट्रीट वेंडर या हॉकर के अंदर आ जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो कोई भी इस तरह से फुटपाथ के ऊपर पेमेंट के अंदर कुछ भी इस तरह से टेम्पररी कुछ अपना स्ट्रक्चर बना के कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, वो सारे स्ट्रीट वेंडर के अंदर आ जाते हैं। अब जब कोविड-19 पैंडेमिक का टाइम आया ना, तब इनको बहुत बड़ी मार पड़ी। आप जानते भी होंगे इसका पीछे का कारण। ठीक है? तो उस टाइम हमने सोचा कि यार नहीं, इनको यहाँ पे ना मदद करने की जरूरत है। तो मदद करने के लिए ना हम यहाँ पर इनके लिए ये स्कीम लेकर आए। सर मदद कैसी करी जा रही है? मदद देखो इस तरह से करी जा रही है कि यहाँ पर इनको लोन दिए जाएंगे। क्या, कैसे लोन? वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है ना? कई बार इनका हुआ ना कि जैसे इनका मान लो आ, इनका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, जो भी इनका जो कारोबार था, तो कहीं ना कहीं उसको वापस से रीस्टार्ट करने के लिए इस तरह के लोन दिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि लोन के लिए ना आपको जैसे कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ कोलेटरल देना पड़ता है, पर इस स्कीम के अंतर्गत आपको कुछ भी यहाँ पर गिरवी नहीं रखना। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि क्या कोलेटरल यहाँ पे होता है? द आंसर इज नो। यहाँ पे आपको कोई भी कोलेटरल यहाँ पे नहीं देना होता। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। तो पहली बार क्या होता है, आपको 10,000 रुपए तक का ना यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लोन यहाँ पे दिया जाता है, ताकि कहीं ना कहीं आप ना इसको लो, इस लोन को इसको यूटिलाइज करो अपने कारोबार को वापस खड़ा करने के ऊपर, एंड कहीं ना कहीं फिर उसको रेगुलरली आप रीपे करते रहो। ये यहाँ पर फोकस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लोन का टेन्योर होता है 1 साल का, आप 1 साल के लिए लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है ना, आपको सब्सिडी दी जाती है। यहाँ पर आपको 7% तक की आपको सब्सिडी दी जा सकती है अगर आप चीजों को टाइमली रीपे करते रहते हो। तो ये यहाँ पे फोकस होता है कि आप लोन लो पर कहीं ना कहीं उसको वापस समय के ऊपर करते रहो, तो आपको 6-7% तक की इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे मिल सकती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर आपने एक बार लोन लिया और उसको 10,000 रुपये रीपे कर दिए तो अगली बार ये नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है ना? तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। पर मेजर बात वही थी कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी कोलेटरल यहाँ पे नहीं होता। और ध्यान रखने वाली बात ये, अर्बन लोकल बॉडीज इसको कवर करती हैं। ठीक है? जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज है वो सारी यहाँ पे कवर करती हैं। अगर आप डिजिटली ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वहां पर भी आपको कुछ कैशबैक इंसेंटिव्स वगैरह मिलते हैं। तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए भी ये स्कीम हमें प्रमोट करती हुई देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इजी सी स्कीम है। तो एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर स्कीम किसके लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट, आगे चलते हैं। बिल्कुल छोटा सा और टॉपिक है सर्कुलर माइग्रेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर देखो हिंदू के अंदर एक आया था सर्कुलर माइग्रेशन के बारे में, तो बस एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देखो माइग्रेशन तो आप समझते ही होंगे कि मान लो कोई इंसान था, वो अपने गाँव छोड़ के एक शहर में आ गया। ठीक है? तो इसको हम माइग्रेशन बोल सकते हैं। अब होता पता क्या है
ये होती है, इसको आप बोलते हो ओरिजिन, इसको आप बोलते हो डेस्टिनेशन, या फिर आपने एक वो सुना होगा ना सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इसको सोर्स भी बोल सकते हो ओरिजिन वाले को। तो होता पता क्या है, सर्कुलर माइग्रेशन के अंदर ना एक रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ माइग्रेशन होती है। कहने का मतलब क्या, आप यहाँ से यहाँ मूव करते हो, फिर यहाँ से वापस यहाँ मूव करते हो, एंड फिर इस तरह से वापस मूव कर सकते हो। तो इन चीजों को बोलते हैं सर्कुलर माइग्रेशन, कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हो, या फिर आप वापस इस तरह से सर्कल के अंदर मूव इस तरह से करते रहते हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक इंसान है, ये अब बेचता है आइसक्रीम, ठीक है। अब आइसक्रीम देखो, गांव में तो ये नहीं बेचेगा, ये जाता है शहर, ठीक है। ये अब और आइसक्रीम बिकेगी कौन से महीने में? लेट्स से गर्मियों के अंदर बिकती है, ठीक है, समझ के अंदर लेट्स से आइसक्रीम बिकती है। तो जो गर्मियों वाले महीने होते हैं ना, ये आ जाता है शहर, वहां पे बेचता है ये अपनी आइसक्रीम। फिर जैसे ही गर्मियां खत्म हुई, ये वापस अपने गाँव आ जाता है, फिर गाँव में आके अपनी खेती वगैरह करता है। तो इस तरह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर माइग्रेशन। तो मेजरली ना जो लो इनकम ग्रुप्स होते हैं, उनके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होती है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये चीजें हमें यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर माइग्रेशन देखने को अक्सर इंडिया में मिलती रहती है। तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बस उसी लिए मैं ये टॉपिक लेकर आया था, क्योंकि हिंदू के अंदर इसके रिगार्डिंग डिबेट हो सकती थी। और थोड़ा आप माइग्रेशन के रिगार्डिंग वैसे भी हमने पढ़ रखा है, क्या पॉजिटिव्स होते हैं क्या नेगेटिव्स होते हैं, उसका भी आप डेफिनेटली एक आइडिया ले सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। लास्ट वीक मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनका मैं आंसर आपको दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, मैंने ये एक्चुअली प्रीमियम बूस्टर में कवर किया था, तो वहां पर भी आप उसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए। तो मैंने आपसे पूछा था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, एंड दूसरा क्वेश्चन भी उसी के साथ लिंक था। एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज को मैंने आपको वेटेज के साथ याद करवाया था। एक्चुअल में होता क्या, आप इसको ना याद कर सकते हो अपना निमोनिक बना के। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी होती है? आपके पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन की, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉलोड बाय स्टील, फॉलोड बाय कोल, फॉलोड बाय क्रूड ऑयल, फॉलोड बाय नेचुरल गैस, फॉलोड बाय स्टील, एंड फॉलोड बाय फर्टिलाइजर। आपको ये चीजें इसी ऑर्डर में ध्यान में रखनी है। अगर ये नाम पता होंगे ना, आई एम श्योर आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। देखो इसके अंदर आपको जानते हो, टेक्सटाइल इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ये चारों इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वेरस यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है। अब आप लोग सोचेंगे सर रिफाइनरी की सबसे ज्यादा वेटेज थी पेट्रोलियम वालों की, पर पेट्रोलियम ऑप्शन में है नहीं, तो उसके अगला कौन सा होता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आप समझ पाए होंगे आज के जो हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए, एंड एक बेसिक आइडिया लगा होगा इन पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, उनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताना, फिर नेक्स्ट वीक अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।